नमस्कार। तो 8th क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर में आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो फर्स्ट स्टेप था फील्ड प्रिपरेशन, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, फील्ड को बनाना है। उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है सोइंग, मतलब नेक्स्ट स्टेप। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप में क्या था, फील्ड को तैयार करना। फील्ड तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे, दूसरे स्टेज में पहुंच जाएंगे। अब दूसरा स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, सोइंग करेंगे, है ना। सोइंग का मतलब क्या होता है? सोइंग का मतलब होता है बीज को रोपना, समझे। putting the seeds into the soil, into the ground, उसको बोलेंगे सोइंग, समझे। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं। अभी जो सोइंग है, अब हम लोग जो सोइंग करेंगे तो वो जो सीड का सिलेक्शन करेंगे वो भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। सबसे पहला कि जो हमारा सीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। और हम लोग जो सीड का जो सिलेक्शन किए हैं वो एज पर द सीजन होना चाहिए। सीजन यानी कि, ठीक है, सीजन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आप लोग अभी खरीफ, रबी और ये जैद क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो वो खरीफ सीजन, रेनी सीजन में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। तो वो खरीफ सीजन के क्रॉप्स हो गए जो खरीफ क्रॉप्स हैं। और फिर उसके बाद रेनी सीजन के रेनी सीजन में जो उगाए गए, मतलब कि मेज हो गया, राइस हो गया, ये सब खरीफ क्रॉप्स हो गए। दूसरा आपका, फिर उसके बाद दूसरा जो रबी सीजन में उगाया जाएगा वो रबी क्रॉप्स हो गया। रबी सीजन कौन सा, विंटर सीजन में जो उगाए जाते हैं, तो उन क्रॉप्स को बोलते हैं रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो रबी सीजन विंटर सीजन को बोलते हैं। फिर जैद सीजन, जो समर सीजन है उसको जैद सीजन बोलते हैं। तो उसमें जो है मतलब कि कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे मेलन वगैरह, मतलब फ्रूट्स, मेलन हो गया, और ये ककम्बर हो गया, गार्ड हो गया, लौकी हो की, बिटर गार्ड, तो ये सब उगाए जाते हैं। तो वो समर के हो गए, वो जैद क्रॉप्स। अच्छा, अब आप अगर ऐसा करते हैं कि खरीफ सीजन में रबी क्रॉप्स को उगाने की कोशिश करेंगे तो क्या उगेगा ही नहीं भाई। जब धान की जब खेती हो रही है, चावल की जो, मतलब चावल यानी कि धान की खेती होती है, उसी से तो चावल निकलता है। तो धान की खेती का समय है, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो धान की खेती का समय। इस समय हम लोग जो है क्या उगाने लग गए, इस समय हम लोग सोइंग कर दिए किसका, वीट का, गेहूं का। क्या उगेगा ही नहीं, है ना। तो एज पर सीजन भी होना चाहिए, है कि नहीं। सीजन के अनुसार होना चाहिए। जो क्या बोलते हैं कि जो सीजन है तो उसी सीजन का क्रॉप को उगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, पहला। दूसरा है मतलब कि एज पर, अच्छा, दूसरा है क्वालिटी ऑफ सीड जो है गुड होना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सीड होना चाहिए, ठीक है। मतलब सीड का अगर क्वालिटी अगर आपको चेक करना है, तो जैसे मान लीजिए चना मूंग है, आप देखे होंगे चना मूंग जब आप उसको भिगोते हैं वो भी एक तरह से सीडिंग है जी। उसको जब भिगोएंगे तो क्या होगा, जो खराब रहते हैं, जो भी चना या फिर मूंग खराब रहते हैं, तो वो पानी में ऊपर ही तैरने लग जाते हैं, और जो अच्छा रहता है वो नीचे बैठ जाता है। तो वैसे ही जब अच्छा कोई सा भी सीड, ऐसे मतलब सिर्फ हम चना मूंग का ही नहीं, आप सबका मतलब कि ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अगर जो सीड पानी में नीचे बैठ गया, ठीक है, 1 गिलास पानी लीजिए, उस 1 गिलास पानी में जो है सीड को डालिए, चना हो, मूंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, गेहूं हो, ठीक है, ठीक, चावल हो, कोई सा भी, तो उसको आप उस गिलास के पानी में डालिए। अगर वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, गिलास के पानी में नीचे बैठ गया, नीचे आराम से, है ना, डिपॉजिट हो गया, सेटल डाउन हो गया, सेटल डाउन बोलेंगे। तो सेटल डाउन हो गया तो फिर उसको बोलेंगे गुड सीड है। और अगर जो सेटल डाउन नहीं हुआ, ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब वो ख़राब सीड है। क्यों ख़राब है जानते हैं? कैसे पता चलेगा कि ख़राब सीड है? भाई, जो खोखला रहेगा, जिसके अंदर सारे कीड़े खा करके उसको खोखला कर दिए, ठीक है,
तो ऊपर से ऊपर दिखेगा लेकिन अंदर में खोखला है ना, तो वो हल्का हो जाएगा। तो हल्का चीज़ पानी में तैरता है कि नहीं तैरता है ना, तो वही चीज़ है। तो ये हल्का हो जाएगा तो फिर वो जो है पानी में ऊपर ही ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। तो जो फ्लोटिंग सीड्स होते हैं वो गड़बड़ होते हैं। तो जब कभी जैसे किसान लोग क्या बोलते हैं कि खेत में बीज रोपने जाता है तो उसके पहले क्या करता है, उसको पानी में डाल देता है। पानी में डाल करके ऊपर का जो ऊपर आ गया, जो ख़राब टाइप का है वो ऊपर आ गया, तो उसको छान करके अलग से निकाल लेता है, उसको हटा देता है। फिर जो सही सही सीड्स हैं उनको फिर उसको रोपता है ना, ड्राई करके थोड़ा। फिर उसके बाद तो ये होता है। तो मतलब सबसे पहला हमारा एज पर सीजन हो गया। दूसरा हो गया कि गुड सीड को सिलेक्ट करने का हम आपको तरीका बताई दिए। तीसरा होता है एज पर क्या बोलते हैं, सॉइल, एज पर द सॉइल। जिस सॉइल में जो चीज़ उगेगा, है ना, एज पर सॉइल या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी, तो जिस सॉइल में जो चीज़ उगेगा तो उसको ही उगाना चाहिए तो अच्छा है ना। जैसे ब्लैक सॉइल में कॉटन वगैरह उगता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कॉटन अगर उगाएंगे तो, है कि नहीं। अगर कॉटन को अगर एलुवियल सॉइल में उगाएंगे तो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से, है कि नहीं। तो जिसका जो सॉइल है, जिस सॉइल में अगर अच्छे से कोई चीज़ अगर उगता है तो हमको उस सॉइल को क्या करना, उस सॉइल के लिए हम लोग वैसा सीड रखेंगे, है ना। यही है, ये हो गया आपका सोइंग। फिर सोइंग करने के लिए सोइंग के मेथड्स हैं। सोइंग के मेथड्स अब देखिए, सोइंग के जो हैं मेनली 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला डायरेक्ट, मेनली तो टू मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है उसमें क्या क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्टली उसमें हम लोग फील्ड में हम लोग उसको डायरेक्टली फील्ड में हम लोग सोइंग करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो डायरेक्टली फील्ड में कैसे सोइंग करना शुरू कर दिए, तो उसका भी तरीका है। सबसे पहला तरीका है स्प्रेइंग बाय हैंड्स, है ना। हाथों से खेत में ऐसे हम लोग, है ना, छीट दिए। तो स्प्रेइंग बाय हैंड करेंगे तो उससे क्या होगा, सारा का सारा ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और है, इसका डिमेरिट ये है स्प्रेइंग बाय हैंड का, कि जैसे हम लोग छींटते समय में जब ऐसे हाथों से जब छींट रहे हैं तो कुछ कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। तो मतलब कहीं पे ज़्यादा उग जाते हैं और कहीं पे कम उगते हैं, है ना। तो स्प्रेइंग बाय हैंड का यही मेजर डिमेरिट है, समझे। तो ये हो गया स्प्रेइंग बाय हैंड। दूसरा है डायरेक्ट मेथड में, दूसरा है बाय दूफन और त्रिफन। दूफन या फिर त्रिफन ऐसे रहता है, हल में लगा करके ऐसे, मतलब कि पाइप की तरह रहेगा, हल के नीचे ऐसे निकला हुआ, ठीक है। तो उसी बैल से हम लोग हल को जुतवाएंगे, तो फिर उसी में दूफन लगा देंगे। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सीड्स का सोइंग होना शुरू हो जाएगा, समझे। तो ये है। फिर उसके बाद ये दूफन में 2 नली रहता है और त्रिफन में जो है 3 नली रहता है, ठीक है। 3 पाइप, 3 ऐसे निकलते हैं, ठीक है, पाइप। तो ऐसे करके हो गया दूफन त्रिफन। और तीसरा है डायरेक्ट मेथड में सीड ड्रिल मेथड। तो सीड ड्रिल मेथड में क्या होता है, वो भी डायरेक्टली मतलब कि वहीं उगा देता है। तो कैसे, जैसे दूफन त्रिफन में 2 या 3 ही मतलब कि उसमें है ना पाइप। जो सीड ड्रिल होता है ट्रैक्टर में लगाया जाता है, ट्रैक्टर में ऐसे पीछे लगा दिया जाता है, ऊपर में बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में जो है सारा सीड्स को रख दीजिए और जो प्लप शेयर है उसके साथ साथ सीड ड्रिल को वहाँ पे ऊपर में ऐसे कर दिया जाता है। प्लप शेयर में ही जो है ऐसे पाइप नीचे ऐसे थोड़ा सा लगे रहते हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्लप शेयर का जो पाइप है उसमें से गिरते जाएगा, है कि नहीं। वो जो बॉक्स है ना ऊपर का, जो उसको हम लोग सीड बॉक्स बोलते हैं, उस सीड बॉक्स से सीड जो है निकल करके पाइप के थ्रू ऐसे ज़मीन में वो हो जाते हैं, ठीक है, उनका सोइंग हो जाता है। तो ये तीनों हो गया डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली उसको सॉइल में ही ग्रो करवा देते हैं, मतलब कि सॉइल में ही हम लोग पुट अप कर देते हैं सीड को, तो डायरेक्टली सोइंग कर देते हैं। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला था स्प्रेइंग मेथड, हाथों से छींटना। तो जैसे हाथों से छींट दिए,
और फिर उसके बाद दूसरा दुफन त्रिफन वाला था, और तीसरा था क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल मेथड, समझे। तो ये 3 मेथड्स हैं। अब आपका एक और है सोइंग एक और मेथड है। एक तो ये डायरेक्ट मेथड था, दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग उसको फील्ड में नहीं उगाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का सबसे मेन जो वो है ट्रांसप्लांटेशन। इसका एक एग्जांपल, सबसे मेन एग्जांपल नहीं, मतलब ट्रांसप्लांटेशन ही इनडायरेक्ट मेथड है। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि कोई जो किसी भी एक तरह का जो सीड है, जैसे मान लीजिए कि कोई नर्सरी में क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ ऐसे कोई चीज़, नर्सरी जो होता है ना, नर्सरी का मतलब जहाँ प्लांट्स वगैरह या फिर ऐसे फूल के पौधे मिलते हैं, खरीदा जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, नर्सरी में क्या करते हैं, नर्सरी में जैसे क्या करता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे वहाँ पे बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे प्लांट के सैपलिंग को उगा लेता है ना। छोटा सा एरिया में क्या करेगा, क्या बोलते हैं, राइस का हो गया, वीट का हो गया, चाहे जो भी है जिसका उगाना चाह रहा है तो वो उगा लेता है। और फिर थोड़ा वो जो प्लांट सैपलिंग थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, प्लांट सैपलिंग मतलब प्लांट जो छोटे छोटे थे वो प्लांट सैपलिंग वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तो फिर जब क्या बोलते हैं कि बड़े हो जाएंगे तो उसको उठा करके वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको उठा करके। वहाँ से उठा करके ट्रांसप्लांट कहाँ किया जाएगा, कहीं और पूरे दूसरे फील्ड में, जिस फील्ड में मतलब कि उसका ज़रूरत था, या फिर आप उस नर्सरी में से पौधों को उठा करके आप अपने घरों पे भी तो लाते हैं, है ना। तो इसमें अच्छा दूसरी बात, इसमें एक चीज़ है कि नर्सरी का एक फ़ायदा है कि उसमें केयर अच्छे से हो जाता है ना, ठीक है। सीड से जो प्लांट बन रहा है, तैयार हो रहा है, तो उस समय इतना अच्छा से केयर करता है कि फिर वो जो सैपलिंग है, प्लांट का जो सैपलिंग है छोटा छोटा, वो कहीं भी आप लगा दीजिए वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, आगे चल करके अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। तो इसी कारण से ट्रांसप्लांटेशन मेथड सबसे मतलब कि अच्छा है, बेस्ट भी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा खराबी होने का चांस नहीं रहता, कम रहता है, ठीक है। तो यही सब है। फिर आपका मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मैन्योर क्या होता है, अब अगला, अब ये तो हो गया आपका सोइंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। मैन्योर का मतलब क्या होता है और फर्टिलाइज़र मतलब क्या होता है। मैन्योर का मतलब होता है कि भाई जो ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर जिससे कि प्लांट जिसमें कि जो है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो उसको बोलेंगे मैन्योर, है कि नहीं। और वही ऑर्गेनिक मैटर को जब हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक मैटर को, जब हम लोग उस ऑर्गेनिक की जगह पे इनऑर्गेनिक मैटर को अभी भेजा जा रहा है, तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक वाला तो ठीक है, ऑर्गेनिक वाला खाद के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अब ज़्यादातर किसान लोगों को बस इनऑर्गेनिक वाला ही चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाला में क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, तो इसलिए उन लोग इनऑर्गेनिक वाला ही खरीदता है, फर्टिलाइज़र खरीदता है, मैन्योर वगैरह कम यूज करता है, समझे। तो ये सब है। अब आपका फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में जो है डिफरेंस बताया गया है। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर पहले देख लेते हैं। मैन्योर का एडवांटेज क्या है कि जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। क्यों ये बेटर क्यों है, क्योंकि इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को वो बढ़ा देता है, ठीक है। और इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। मैन्योर जो है पोरस बनाता है, जिसके कारण जो है गैसेस एक्सचेंज आसानी से होता है ना, आसानी से ऊपर नीचे गैस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर।
तो यही है पोरस। पोरस मतलब पोरस का मतलब क्या बताया आपको, छिद्र छिद्र टाइप के, मतलब कि ऐसे उससे कोई चीज़ पानी हो हवा हो बह, मतलब उससे बह करके वो हो जाए, ठीक है, उससे निकल जाए, पास हो जाए, उससे पास हो जाए, उसको बोलेंगे पोरस। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, उसके कारण जो है मैन्योर के कारण बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स उस सॉइल में आ जाएंगे। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, समझे। तो अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइज़र जो है मैन मेड है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू और कैटल डंग, उससे जो है मैन्योर बनाया जाता है, ठीक है। उसको सड़ा करके, गोबर वोबर को सड़ा करके 21 दिन, ठीक है, उसका भी दिन है 45 दिन तक अगर हम लोग उसको सड़ाएंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, तो उससे फिर मैन्योर बन जाएगा, समझे। नेक्स्ट है, दूसरा है कि फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को हम लोग फील्ड में बना सकते हैं और फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये फर्टिलाइज़र जो है ह्यूमस ऐड नहीं कर पाता है, लेकिन मैन्योर ऐसा करता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, है ना, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र में प्लांट न्यूट्रिएंट वगैरह ज़्यादा रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लेकिन मैन्योर में थोड़ा कम होता है। इसी कारण से बहुत सारे सारे क्या करते हैं, ये आपको मैन्योर रिलेटिवली, हाँ, तो जितने भी किसान हैं उन लोग क्या करता है, वो फर्टिलाइज़र को यूज करने की कोशिश करता है ना। मैन्योर बहुत कम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक क्रॉप रोटेशन के बारे में इसमें दिया था। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है? क्रॉप रोटेट करना। क्रॉप रोटेट करना मतलब कि जैसे हम लोग इस साल कोई चीज़ उगाए, अगले साल दूसरा चीज़ उगाए, फिर उसके अगले साल तीसरा चीज़ उगाए कोई, है ना, फिर उसको फिर रोटेट किए, फिर से वही उगाए। जैसे इस साल हम लोग दाल उगा दिए, अगले साल अब दाल नहीं उगाएंगे, तो अगले साल कुछ और चीज़ उगाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। यही है। अब इरिगेशन मेथड के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।